हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम सर क्लासेस। जैसा कि आप सभी ने एनसीईआरटी सीरीज के अंतर्गत कक्षा 6 की एनसीईआरटी भूगोल का अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल का अध्ययन कर चुके थे। उसी के क्रम में आज हम कक्षा 6 की भूगोल एनसीईआरटी का अध्याय 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जब अपने आसपास देखते होंगे या सुनते होंगे तो चर्चाओं में आप पाते हैं कि जैसे आप पर्वत देखते हैं, पठार देखते हैं, समुद्र देखते हैं, नदी देखते हैं, जलसंधि देखते हैं, स्थल संधि देखते हैं, इसके बाद आप जो कि है वितरिका देखते हैं, सहायक नदी देखते हैं, झील देखते हैं, तो आपके मन में अवश्य ही उत्सुकताएं जगती होंगी कि इनका निर्माण कैसे हुआ। तो आज हम इस कक्षा में इन्हीं प्रश्नों का, इन्हीं के निर्माण में, इनके निर्माण के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने माना कि आपने देखा पर्वत, पठार, नदी, झील, है ना। अब इनको यदि मिला ले तो हम क्या नाम देते हैं? भू आकृति। क्या नाम देते हैं? भू आकृति। यानी कि भूमि का आकार या आकृति, भूमि का आकार या आकृति। तो अब भू आकृति क्या होती है? तो ये क्या होती है? भूमि का आकार। अब ये भूमि का आकार आप देखते हैं भिन्न भिन्न स्वरूप इसके किस प्रकार से बनते हैं। तो कहते हैं कि पृथ्वी के दो प्रक्रियाओं का या क्या होते हैं? परिणाम होते हैं। जो भू आकृति होती है क्या होती है? आप नोट करना शुरू कीजिएगा कि भू आकृति पृथ्वी के दो प्रक्रियाओं का परिणाम है। कौन? भू आकृति जो है ये पृथ्वी की दो प्रक्रियाओं का परिणाम है। अब दोनों प्रक्रियाएं कौन सी होंगी? तो आप कहते हैं नंबर 1 आंतरिक बल और नंबर 2 बाह्य बल। एक होता है आंतरिक बल और नंबर 2 बाह्य बल। ठीक, यानी देखिए जरा से, यानी कि इंडोजेनेटिक फोर्स एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स। इसको जरा आप देखिए, नोट कीजिए। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। आइए आगे देखते हैं। हेडिंग डालिए आप इंडोजेनेटिक फोर्स या आंतरिक बल। तो पहली हेडिंग आपकी हो जाएगी आंतरिक बल। अब आंतरिक बल आप नाम से जैसा कि समझ पा रहे होंगे कि अंदर से बल लगता है। कैसा लगता है? अंदर के बल से बल लगता है। तो लिखिए पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। क्या होती है? पृथ्वी की सतह, नोट कीजिएगा, कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। ठीक, अब यह ऊपर उठने की प्रक्रिया और नीचे धंसने की प्रक्रिया क्यों होती है? क्या कारण है? तो आपको आगे पढ़ना है। जो बच्चे 9th 10th के होंगे उनको पता होगा, और जो नहीं होंगे वो थोड़ी सी चीजें देखते हैं।
तो आप एक पढ़ते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक सतह होती है, पृथ्वी की आंतरिक सतह कुछ प्लेटों से मिलकर बनी होती है। जब आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हैं, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, तो वहां पे पढ़ते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है 7 बड़ी प्लेटों से मिलकर हुई है। तो अब जो 7 प्लेटें होती हैं, इनमें 3 तरीके की प्लेटें होती हैं, यानी प्लेटों की गतियां कितनी तरीके की होती हैं? 3 तरीके की। पहली गति जो होती है वो ऐसी होती है, यानी इसको क्या कहते हैं? अभिसारी गति। क्या कहते हैं? अभी आप समझिएगा, नोट कर लीजिएगा इसे भी, अभिसारी। और जो सेकेंड आपकी आती है इसको क्या कहते हैं? अपसारी। और जो तीसरी आपकी आती है इसको क्या कहते हैं? रूपांतरित। अब क्या होता है, आइए जरा समझे। जब अभिसारी होती है तो 2 प्लेटें हैं, दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ जब आती है तो इसे क्या कहते हैं? अभिसारी गति। फिर आता है अपसारी गति। जब दोनों प्लेटें क्या हो रही हैं? दूर दूर जा रही हैं, दूर दूर जा रही है ना, कि जा सजना तुझको भुला दिया, है ना, जा सजना तुझको भुला दिया, यानी दूर दूर जा रही है, तो क्या है? अपसारी। और जब दोनों प्लेटें इस प्रकार से आपस में घर्षण कर रही हैं तो इसे क्या कहते हैं? रूपांतरित या कांतरित। इन प्लेटों को जरा समझिए, फिर हम बात करते हैं। अब क्या होता है, आइए देखिए कि पृथ्वी किस प्रकार से ऊपर उठ जाती है। मान लिया हमने कि माना हमने कि ये आपका कोई एक क्षेत्र था, घाटी थी, द्रोणी थी, या कह सकते हैं कि ये कोई एक आपका जो है कोई एक मतलब गहरा सा स्थान था। क्या था? गहरा सा स्थान था। अब एक प्लेट इधर से और एक प्लेट इधर से गति करना शुरू करेगी। क्या करेगी? गति करना शुरू करेगी। तो जब ये प्लेट गति करना शुरू करेगी तो जब दोनों प्लेटें आपस में एक इधर से दबाएगी, एक इधर से दबाएगी, तो क्या होगा इसका परिणाम? कि ये प्लेट जो है धीरे 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 क्या होगी? ये ऊपर उठती चली जाएगी। कुछ आकार कैसा हो जाएगा इसका नेक्स्ट स्टेज में? ये जो आपकी आकृति थी ये आपकी ऐसे ऐसे मतलब ऐसे उठ जाएगी। क्या होगी? ये आपकी उठ के ऊपर चली जाएगी। किस कारण से? इन प्लेटों के दबाव के कारण से। किसके? प्लेटों के दबाव से, है ना? क्या होगा? ऊपर उठ जाएगी। तो जब आंतरिक बल काम करेगा तो आंतरिक बल से क्या होंगी? ये जो नीचे आकार होगा, या इसको कहते हैं समतल आकार हो या नीचा स्थान हो, क्या होगा? ऊपर उठता हुआ चला जाएगा। ठीक इसी के परिणाम, इसी के बाद हम कहते हैं कि यदि देखें तो जो दूसरी आपकी अपसारी प्लेट है, कौन है? अपसारी प्लेट। कैसे खड्डा हो जाता है? तो मान लिया एक समतल एरिया है। क्या है? समतल है। क्या है? समतल है। अब इस समतल में अपसारी गति लग गई। अपसारी गति की प्लेटें हैं। अब दोनों का क्या हो रहा है? खिंचाव हो रहा है। इसके बीच क्या लगेगा? तनाव मूलक बल काम करेगा। और जब ये तनाव मूलक बल काम करेगा तो कोई भी चीज हो उसको उसकी एक जो बढ़ने की क्षमता होती है, उस बढ़ने की क्षमता के बाद वो क्या होती है? टूट जाती है। तो ये नेक्स्ट स्टेज में जब पहुंचेगी तो नेक्स्ट स्टेज में इस पे क्या होगा? भ्रंश पड़ जाएगा। भ्रंश मतलब क्या होता है? दरार। क्या पड़ेगा? भ्रंश। भ्रंश मतलब क्या होगा? दरार। अब जब ये दरार पड़ गया तो देखते ही देखते आप क्या देखेंगे कि ये समतल का आकार था और समतल का आकार ये समतल का आकार था और ये जो था अब देखेंगे आप कि यहां से ये जो था ये भी क्या होगा? इस प्रकार से आ गया, है ना? ये क्या हो गया? इस प्रकार से ये जो आपका है
इस प्रकार से आ गया, यानी ये जो हुआ है धस के नीचे चला गया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ खड्ड का निर्माण हो जाएगा, यानी पृथ्वी नीचे हो जाएगी। और जहां पे जब आपने देखा कि अभिसारी गति लगी तो क्या हुआ, पृथ्वी ऊपर गई। तो पृथ्वी की आंतरिक बल जो होता है, पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धस जाती है। इसी को क्या कहते हैं, अपसारी यानी आंतरिक बल यानी इंडोजेनेटिक फोर्स। आप जरा इसे नोट कीजिए, उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा। तो अब आइए आप बाहरी बल या बाह्य बल पर देखते हैं, पढ़ते हैं। बाहरी बल, बाहरी बल क्या होगा कि अब पृथ्वी ने क्या किया, एक जो है अभिसारी गति करके, एक ये समतल था और समतल से इसको ऐसे ऊपर उठा दिया, है ना। अब ये ऊपर उठ गया। अब क्या होगा कि कहते हैं बाहरी बल में आप नोट कीजिए कि स्थल के लगातार टूटने या बनने की प्रक्रिया होती रहती है। स्थल के लगातार टूटने या बनने की प्रक्रिया होती रहती है। अब क्या हुआ कि हवा आएगी, आपकी हवा आई, है ना, ऊपर से तापमान, है ना, और क्या लगा, दाब। तो वायु ताप और दाब, वायु ताप और दाब, इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ये जो है टूटनी शुरू हो गई। क्या हो जाएगा, ये आपकी टूटनी शुरू हो जाएगी। अब जब ये टूटेगी तो हवा, क्या हवा, जल, है ना, या समुद्री हवा, जल, ये क्या करेंगे, इसको इस स्थान से ला करके और इस समतल स्थानों पे क्या करेंगी, इसका जमाव कर देंगी। या अगर कोई खड्डा सा है तो उसमें इसका जमाव कर देंगी। तो यहाँ और फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ अभिसारी गति लगेगी। तो अभिसारी गति लगेगी तो ये ऊपर उठती हुई चली जाएगी, है ना, ये ऊपर उठती हुई चली जाएगी। अब जब ऊपर उठी तो यहाँ क्या हुआ, टूटने और बनने की प्रक्रिया, है ना। स्थल के लगातार टूटने या बनने की प्रक्रिया क्या किसके कारण होती है, बाहरी बल के कारण। तो लिखिए, स्थल के लगातार टूटने या बनने की प्रक्रिया क्या होती है, ये बाह्य बल होती है। अब बाह्य बल में जरा इसे आप देखिए, फिर आगे हम आपको अनुच्छादन, अपक्षय और अपर्दन बताते हैं कि कौन सी प्रक्रिया के कारण ये नए क्षेत्रों का निर्माण होता है। अब सपोज आप कीजिए कि यहां पे ये चट्टान टूटी है, अब टूट गई, है ना, ताप लगा, दाब लगा, टूट गई, यानी ये टुकड़े टुकड़े हो गए, है ना, टुकड़े टुकड़े हो गए। अब जब ये टुकड़े टुकड़े हो गए तो इसको क्या नाम देंगे हम, टुकड़े टुकड़े हो गए, हाँ बहुत अच्छी, क्या नाम देंगे, अपक्षय। क्या नाम देंगे, अपक्षय। तो आइए जरा हम देखते हैं अपक्षय और अपर्दन को। तो आपकी कुछ एनसीईआरटी के अनुसार शब्दावलियां हैं जिन्हें आप देखिएगा। अपक्षय, अपर्दन, अनुच्छादन, और हो जाता है निक्षेपण। इन्हें जरा आप
नोट कर लीजिए, फिर हम लिखवाना शुरू करते हैं। तो अपक्षय क्या होता है? कोई चट्टान जब अपने स्थान पे टूटी और वहीं रह गई, अपने स्थान पे टूटी और वहीं रह गई, क्या हुआ? टूटने के स्थान पर ही रह जाती है ना? जहां पे टूटी वहीं पे ये क्या करेगी? रह जाएगी। तो ये क्या होगा? अपक्षय। और अपर्दन क्या होगा? टूट कर दूसरे बहुत ज्यादा आपको नहीं लिखा रहा है, बहुत छोटा लिखा रहा है, टूट के दूसरे स्थान पे। तो क्या चट्टान टूट के जब दूसरे स्थान पे या कोई भी चीज जब टूट के दूसरे स्थान पे पहुंच जाएगी तो क्या हो जाएगा? अपर्दन। और क्या हो जाएगा? अपक्षय जब टूट के एक ही स्थान पे रह जाएगी, है ना? और अब अनच्छादन हुआ। अनच्छादन का मतलब क्या होता है? अपक्षय प्लस अपर्दन, जहां दोनों क्रियाएं संयुक्त रूप से हों। क्या हो? जहां दोनों क्रियाएं संयुक्त रूप से हों उसे अनच्छादन कह देते हैं। निक्षेपण। निक्षेपण क्या होता है? समझिए आप, ये समतल हुआ, ये आपकी कोई श्रेणी हुई और इधर कोई आपकी एक जो है जलधारा है, सॉरी, इधर कोई एक जो है मतलब गहरा स्थान है। क्या है? गहरा स्थान है। अब यहां से टूटी और यहां से लाके यहां जमाव की जाती है। क्या किया जाता है? जमाव। तो ये जो जमाव किया जाता है इसको क्या बोलते हैं? निक्षेप। क्या बोलते हैं? निक्षेप। और इस जो जमाव की प्रक्रिया होती है इसे क्या बोलते हैं? इस जमाव की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? निक्षेपण, है ना? तो अब अपक्षय, अपर्दन, अनच्छादन और निक्षेपण। अपक्षय अपर्दन आइए हम समझते हैं। आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। सपोज कीजिए कि रास्ते में एक लड़की जा रही है। सपोज कीजिए रास्ते में एक लड़की जा रही है, आप भी जा रहे थे। आपने उससे कुछ ऐसा बोला कि उसने अपनी फोन निकाली और फोन निकाल के घर पे फोन किया। घर के लोग आए, है ना? और आपको इतना मारा बिल्कुल तोड़ फोड़ के, है ना? तोड़ फोड़ के वहीं छोड़ के चले गए, है ना? उसी स्थान पे तोड़ फोड़ के चले गए। तो जब तोड़ फोड़ के आपको चले गए तो क्या हुआ? अपक्षय। एक तरीके से मानिए क्या हुआ? अपक्षय हुआ। अब सपोज कीजिए आपके दोस्त ने किसी लड़की से कुछ ऐसा बोला, है ना? उसने भी अपने घर पे फोन किया, उसके घर वाले आए तो तोड़ इतना मारा, मारते मारते तोड़ फोड़ के उसके बाद क्या हुआ? बाइक में दोनों पैर को पकड़ के बांध दिया और घसीटते हुए लेके चले गए। तो क्या हुआ? अपर्दन हुआ, है ना? याद रहेगा? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी। अब आइए देखते हैं आगे। कहते हैं कि हमने कहा कि बाहरी बल स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया होती है। तो अब आप उदाहरण क्या ले सकते हैं कि हिमालय की जो ऊंचाई है, क्या है? ऊंचाई, ये लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। किसकी ऊंचाई? हिमालय की ऊंचाई। और यदि आप अरावली की ऊंचाई देखें, अरावली की ऊंचाई, तो ये लगातार क्या हो रही है? घट रही है। अब ये क्या हो रही है? ये बढ़ने की प्रक्रिया और ये घटने की प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि जो अरावली श्रेणी है इसके अवसाद जो है किसके? हिमालय के निर्माण में सहायक होते हैं। कहते हैं कि जो अरावली श्रेणी है, एक समय ऐसा था कि जब जो अरावली श्रेणी थी, अरावली की ऊंचाई कितनी हुआ करती थी?
9,000 मीटर। कितनी हुआ करती थी? 9,000 मीटर। परंतु यदि वर्तमान में अरावली के सबसे ऊंचे शिखर, अरावली के सबसे ऊंचे शिखर क्या नाम है जरा बताइएगा। ये अरावली का सबसे ऊंचे शिखर की बात करें तो क्या होता है? गुरु शिखर। क्या होता है? गुरु शिखर। गुरु शिखर की यदि ऊंचाई हम देखें तो कितनी है बताइएगा? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। ये क्या है? गुरु शिखर क्या है? अरावली की सबसे ऊंची या ऊंचा शिखर है। कब? वर्तमान में। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर। पहले कितनी थी? 9,000। अब क्या है? 1722। क्या हुआ? ऊंचाई कम हुई ना? ऊंचाई कम हुई ना? और अब ये कहां गई? इसकी जो ऊंचाई कम हुई है कहां गई? आपका एक सागर हुआ करता था, आइए आगे देखते हैं। एक आपका सागर हुआ करता था, टेथिस सागर। क्या हुआ था? क्या था? टेथिस सागर। क्या? टेथिस सागर है ना। तो कहते हैं कि टेथिस सागर जो था ये लहरा रहा था, बढ़िया लहरा रहा था। इसमें अरावली प्लस विंध्य है ना, अरावली प्लस विंध्य है ना। और कौन सी श्रेणी आपकी? सतपुड़ा है ना। इनके क्या हुए? ताप दाब जल इनके प्रभाव से क्या हुए? इनके जो अवसाद, क्या अवसाद, इनके अवसादों का क्या हुआ? निक्षेप। क्या हुआ? निक्षेप। कहां जमा हुआ? टेथिस सागर में। आप नोट कीजिएगा, टेथिस सागर में। और टेथिस सागर जो है इसके इधर से बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है, यहां देखिएगा। और इधर दोनों प्लेटों ने क्या किया? अभिसारी गति किया। और जब अभिसारी गति किया तो जो आपका टेथिस सागर ऐसा लहरा रहा था, इधर से गति और इधर से जब गति हुई तो ये क्या हो गया? वर्तमान का क्या हो गया? हिमालय श्रेणी हो गया। क्या हो गया? हिमालय श्रेणी बन गई है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, है ना, कि वो आकृतियों का निर्माण कैसे होता है। दो प्रकार के बल होते हैं, आंतरिक बल और बाह्य बल, है ना, इंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स, है ना। अब इसके बाद आपने देखा कि अपक्षय, अपर्दन, है ना, क्या होता है, निक्षेप क्या होता है, अवसाद इनका जो मलबा होता है वो लाकर के यहाँ जमा होता है ना। और जमा होने के बाद आपने देखा किस प्रकार से अरावली श्रेणी की ऊंचाइयां कम हुई और क्या हुआ, हिमालय की ऊंचाइयां बढ़ रही और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। क्योंकि यदि देखें कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी तो कौन थे? अरावली पर्वत श्रेणी, है ना। नोट कीजिए। चलिए आज आपको हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे आज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे और आप साथ ही डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाकर के
शुभम सर क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको यही हम एनसीईआरटी की जो पीडीएफ होती है वो दे देंगे, जिसको पढ़ने से आपको काफी जो है प्रॉफिट होगी और आपको और अच्छे से समझ आएगा, है ना। क्योंकि एक बार मैं पढ़ा रहा हूं और एक बार आप वहां देख लेंगे। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, हम यहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, है ना। आइए देखते हैं अगली टॉपिक हमारी क्या है, पर्वत। क्या है, अगली टॉपिक पर्वत, यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, माउंटेन। क्या कहते हैं, माउंटेन। आइए देखिए क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, माउंटेन। माउंटेन को ये ध्यान देखें तो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं यहां करवा रहा हूं कि माउंटेन किसे कहते हैं। तो जो माउंटेन है, माउंटेन आपके चार प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। पहला क्या होता है हमारा, माउंटेन होता है। क्या होता है, फिर अल्ट्रा माउंटेन। क्या होता है, अल्ट्रा माउंटेन, है ना। क्या होता है, अल्ट्रा माउंटेन, है ना। फिर क्या आती है, हिल्स। क्या आती है, हिल्स। और फिर क्या आते हैं, रेसिडुअल माउंटेन। क्या आते हैं, रेसिडुअल माउंटेन। अब आप बात करेंगे, कहेंगे सर ये माउंटेन क्या होती है, अल्ट्रा माउंटेन क्या होती है, हिल्स क्या होती है, रेसिडुअल माउंटेन क्या होती है। ये तो हम पहली बार नाम सुन रहे हैं, है ना। तो आइए बताते हैं कि जब 2500 मीटर से ऊंची हो, क्या हो, 2500 मीटर से ऊंची होगी जो माउंटेन या पर्वत, उसको क्या कहेंगे हम, माउंटेन। जो हमारे 1500 मीटर तक होंगे, है ना, 2500 से 1500 मीटर के रेंज में होंगे, उनको क्या कहेंगे, अल्ट्रा माउंटेन। क्या कहेंगे, अल्ट्रा माउंटेन। जो हमारी 1000 मीटर की ऊंची होंगी उनको क्या कहेंगे, हिल्स। और जो हमारी 1000 से कम होंगी उनको क्या कहेंगे, रेसिडुअल माउंटेन या अवशिष्ट पर्वत। क्या कहेंगे, अवशिष्ट पर्वत, है ना। जरा देखिए आप, अब आप उम्मीद कीजिए, बताइए कि ये पर्वत क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। क्या होती है, तो पर्वत जो होता है पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होती है। क्या, ऊंचाई है, पृथ्वी के सतह की प्राकृतिक ऊंचाई जो होती है उसे क्या कहते हैं, माउंटेन कहते हैं। अब यदि हम माउंटेन की बात करें, माउंटेन किस प्रकार का होता है, तो जो हमारा माउंटेन यानी पर्वत होगा, जो हमारा पर्वत होगा उसका आधार चौड़ा, क्या, आधार क्या होगा, उसका आधार चौड़ा होगा। क्या होगा, चौड़ा। और शिखर यानी जो चोटी होगी, है ना, ये क्या होगी, नुकीली होगी। क्या होगी, नुकीली होगी, इस प्रकार से बनी होगी ना। तो इसको क्या करते, अब जब हम पर्वत पे ऊंचाई की तरफ जाएंगे, क्या करेंगे, पर्वत पे ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, तापमान में कमी होगी। क्या होगी, तापमान में कमी होगी, है ना। क्या होगा, तापमान में कमी होगी।
आइए एक कॉन्सेप्ट आप जरा नोट पे करके इधर नोट कर लीजिएगा अलग, क्योंकि जब हम 5100 मीटर, कितना 5100 मीटर से ऊपर जाते हैं, क्या 5100 मीटर से ऊपर जाते हैं या 5100 मीटर पहुंचते हैं, तो यहां पे हमें एक लाइन मिलती है, यानी ये कोई आपको मिलेगी नहीं बल्कि काल्पनिक लाइन होती है। क्या होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हिम रेखा या स्नो लाइन। क्या कहते हैं, हिम रेखा या स्नो लाइन। इससे ऊपर क्या होगा कि बर्फ जमेगा। क्या जमेगा, बर्फ जमेगा। इतना तापमान कम हो जाएगा कि यहां पे क्या होगी, फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगी और बर्फ जम जाएगा। जरा आप इसे देखिए, आप एक पॉइंट नोट कीजिएगा यहां कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। आप जरा नोट कीजिएगा, उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। आइए आगे देखते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट कि जब हम फ्रीजिंग पॉइंट पहुंचेंगे तो यहां हमें जमे हुए बर्फ मिलेंगे। अब जो जमे हुए बर्फ मिलेंगे उन्हें हम क्या नाम देंगे, हिमानी। क्या, हिमानी या फिर ग्लेशियर। अरे ग्लेशियर क्या होते हैं, तो पर्वतों पर जमी हुई बर्फ की नदियां होती हैं। क्या होते हैं, पर्वतों पर जमी हुई बर्फ की नदियां होती हैं। कौन, जो आपके ग्लेशियर या हिमानी होती हैं, है ना। अब हम बात करें कि पर्वतों के प्रकार की, तो अब हम पर्वतों के प्रकार से पहले जान लेते हैं। एक आपका विशिष्ट प्रकार का पर्वत होता है जो कि आपको दिखाई नहीं देता है। ये आपकी एनसीईआरटी की एक तरीके से शब्दावली भी हो जाए। सी माउंटेन, है ना, यानी समुद्री पर्वत। क्या, समुद्री पर्वत। अब क्या होता है, समुद्र के अंदर ये एक समुद्र है ना, ये आपका समुद्र है। समुद्र के अंदर कोई आपका एक पर्वत बना हुआ है ना। अब इस पर्वत को जो ऊपर ये क्या है, जल है। इस पर्वत को हम क्या नाम देंगे, तो सी माउंटेन, यानी समुद्रों के अंदर पाए जाने वाले पर्वत। लेकिन माउंटेन कब हम नाम देंगे, यहां के लिए हमारे माउंटेन के लिए शब्दावली दूसरी होगी। यहां यदि 1000 मीटर ऊंचे हैं तो इन्हें हम क्या कहने लगेंगे, पर्वत। क्या, पर्वत। जो कि हम स्थल पे कितने पे कहते थे, 2500 मीटर पे, है ना। है ना। तो चलिए जरा पर्वत के बारे में कुछ आपको पर्वत में नोट करा रहा था, ये नोट कर लिए होंगे आप। आइए पर्वतों के बारे में आप थोड़ी सी पॉइंट्स नोट करिए। क्या होता है, पर्वतों पर तापमान में, पर्वत पर ऊंचाई बढ़ने के साथ, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या होता है, कम होता है ना। पर्वत पर ऊंचाई बढ़ने पर ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती है। ऊंचाई बढ़ने पर ऑक्सीजन में क्या होती है, कमी आती है ना। लिखिए, अब आपसे पूछ सकती है एनसीईआरटी या कोई प्रश्न, पर्वतों पे लोग निवास क्यों कम करते हैं, पर्वतों पर लोग क्यों निवास कम करते हैं। तो आप कहेंगे कि पर्वतों पर कठोर जलवायु पाई जाती है, इसलिए
लोग कम निवास करते हैं या पर्वतों पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, है ना। अगली आपकी आ जाएगी पर्वत श्रृंखला। क्या आ जाएगी? पर्वत श्रृंखला। ये क्या होती है बताइए जरा। तो जो पर्वतों का, लिखते जाइएगा, पर्वतों के व्यवस्थित क्रम को पर्वत श्रृंखला कहते हैं। पर्वतों के व्यवस्थित क्रम को पर्वत श्रृंखला कहते हैं। जैसे एशिया में आप मान लीजिए, एशिया में हिमालय पर्वत श्रृंखला, एशिया में हिमालय पर्वत श्रृंखला लिखिए। यूरोप में अल्पास पर्वत श्रृंखला, है ना। दक्षिणी अमेरिका में देखिए, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा, जल्दी करिए। है ना। एशिया में हिमालय, यूरोप में अल्पास, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। आइए आगे देखते हैं। पर्वतों के प्रकार। तो पहला पर्वत हम देखते हैं वलित पर्वत। क्या देखते हैं? सेकेंड देखते हैं ब्रह्मोत्तर पर्वत। या ब्लैक पर्वत के नाम से भी इसे जानते हैं। तीसरा देखते हैं ज्वालामुखी पर्वत। जरा नोट कीजिए। चलिए पहली हेडिंग डाल लिए वलित पर्वत। क्या डालेंगे? वलित पर्वत के बारे में आप नोट कीजिए। देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला, पहली पॉइंट लिखिए वलित पर्वत में। चलिए वलित पर्वत पहले समझ लीजिए। वलित पर्वत क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं फोल्डेबल माउंटेन। क्या कहते हैं? फोल्डेबल माउंटेन। इसमें क्या होता है? परत दर परत, परत दर परत जमती हुई चीजें चली जाती हैं। जैसे प्लेट ने गति की दाब लगाया, यहां पे ये दबा, नेक्स्ट स्टेज जब पहुंचा तो ये ऐसा बना, है ना। अब ये ऐसे बन तो नहीं गया ना, ऐसे उठ के एक बैग तो नहीं बन गया, बल्कि ये क्या हुआ? परत दर परत, परत दर परत बनते हुए गया ना। इसी को क्या कहते हैं? फोल्डेड माउंटेन या वलित पर्वत। ऐसा तरह का आकार बना लीजिएगा आप चित्र। चलिए देखिए, तो पहला क्या होता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला
लिखिएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला क्या है? विश्व की प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है, श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। यदि आप पहला पॉइंट, दूसरा लिखिए हिमालय, अल्पास, हिमालय, अल्पास, है ना। इसके बाद आप उत्तरी अमेरिका का यदि देखें, हिमालय भाग कहां का हो जाएगा? बताइए आप, हिमालय कहां का हो जाएगा? एशिया का। कहां का? एशिया का। यदि आप पास देखें तो कहां का हो जाएगा? बताइए जरा। यूरोप का, है ना, है ना, हो जाएगा ना। यदि आप उत्तरी अमेरिका की देखें, उत्तरी अमेरिका की क्या हो जाएगी? अप्लेशियन श्रेणी। क्या? अप्लेशियन पर्वत। क्या? अप्लेशियन पर्वत। ये अप्लेशियन जो पर्वत है ये कैसा है? वलित पर्वत है। क्या है? वलित पर्वत है ना। फिर आप देख ले रूस का, है ना, एशिया का ही भाग है रूस का। यूराल पर्वत देखें, यूराल भी क्या है? वलित पर्वत है। क्या नोट कीजिए इसे। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। अगला लिखिए ब्रह्मोत्तर पर्वत। तो अभी आपको मैंने बताया कि ये आपका समतल है। समतल पे इधर तनाव पड़ रहा है, इधर तनाव पड़ रहा है, बीच में क्या लग रहा है? तनाव मूलक बल काम कर रहा है। क्या कर रहा है? तनाव मूलक बल। यहां से क्या होगा? एक स्टेज ऐसा आएगा कि जिस स्टेज में क्या होगी कि उस स्टेज में इसमें फोल्ड पड़ जाएगा, यानी भ्रंश पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे? भ्रंश, है ना, यानी क्रैक्स आ जाएंगे। अब जब क्रैक्स आएंगे तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? है ना, यानी ये यहीं पे स्थिर है ना, स्टेबल है, स्टेबल है, स्टेबल है। और ये क्या हुआ? नीचे चला गया। अब जब ये नीचे चला गया तो क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये भ्रंश हो गया ना। ये क्या हुआ? भ्रंश हो गया। क्या हुआ? भ्रंश हुआ ना। अब भ्रंश हुआ तो इसको हम क्या नाम दिए? द्रोणिका, है ना। क्या नाम देंगे? द्रोणिका। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? ग्राबेन। क्या कहेंगे? ग्राबेन। लिखिएगा, इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? ग्राबेन। और जो ऊपर होगा, ये ऊपरी भाग जो स्टेबल है, इसको क्या कहेंगे? ब्रह्मोत्तर पर्वत। क्या कहेंगे? पर्वत, या इसी को इंग्लिश में कहेंगे ह्रस्ट। क्या कहेंगे? ह्रस्ट, है ना, या उत्तखंड। क्या कहेंगे? इसी को और क्या नाम देंगे हम? उत्तखंड।
अब इसकी अगर हमें उदाहरण लेना हो तो उदाहरण कौन सी हो जाएंगी, बताइए जरा। बृहस्पति पर्वत का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, या इस जो द्रोणिका यानी ग्रावेन की उदाहरण कौन सी हो जाएगी। तो कहे तो यूरोप की कौन हो जाएगी, यूरोप की राइन नदी। कौन सी नदी, यूरोप की राइन नदी इसका उदाहरण हो जाएगी। सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, वालसेज पर्वत श्रृंखला जो है, क्या है, जो वालसेज पर्वत श्रृंखला है, ये भी इसी का उदाहरण है, बृहस्पति पर्वत का ही। जरा आप देखिएगा, उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा। आइए आगे ज्वालामुखी पर्वत की बात कर लेते हैं हम। ज्वालामुखी की जो क्रियाएं हैं वो आपको आगे की क्लासों में हम जो है समथिंग क्लास 9 की बुक में हम विस्तार से बताएंगे। जब वहां पे हम आपको प्लेट पढ़ाएंगे तो वहां पे हम जो है बताएंगे इन चीजों को। अभी यहाँ पे हमें नहीं पढ़ना है जो है ज्वालामुखी हम क्या जानते हैं कि ज्वालामुखी के बारे में ये थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखेंगे कि ज्वालामुखी क्या होता है। नीचे पृथ्वी की सतह में क्या पाया जाता है, मैग्मा नीचे पाया जाता है। ये मैग्मा जब गर्म होता है तो पृथ्वी का जो समतल भाग है इसे तोड़ के और ये ऊपर निकलता है। क्या निकलता है, ऊपर, और ऊपर इससे क्या निकलता है, लावा। क्या निकलता है, लावा। क्या निकलता है, लावा। और ये लावा और राख जो है ये क्या होते हैं, फिर ठंडा होता है। और ठंडा होकर आप यहां लिख लीजिएगा ज्वालामुखी पर्वत। हेडिंग डाल लीजिएगा ज्वालामुखी पर्वत। फिर समझाना शुरू करते हैं। ज्वालामुखी पर्वत, अब ये क्या होगा, ठंडा होगा। तो ठंडा होने पे क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। और जब कठोर होगा तो ये क्या धीरे धीरे रूप ले लेगा चट्टान का। और यही चट्टानें क्या हो जाती है, बाद में पर्वत का निर्माण करती है। क्या करती है, पर्वत बन जाती है ना। और इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, ज्वालामुखी पर्वत। क्या नाम दे देते हैं, ज्वालामुखी पर्वत। तो हम देखें कि कौन सा पर्वत है, तो आपका एक कहां पड़ता है, अफ्रीका में। कहां पड़ता है, अफ्रीका में, किलिमंजारो। क्या पड़ता है, अफ्रीका में किलिमंजारो। क्या पड़ता है, किलिमंजारो, है ना। और फिर कौन पड़ता है, जापान में, फ्यूजीयामा। जापान में कौन सा पड़ेगा, तो जापान में कौन सी पड़ेगी, फ्यूजीयामा, है ना। तो ये जो है अफ्रीका की किलिमंजारो और जापान की फ्यूजीयामा। किलिमंजारो और फ्यूजीयामा ये क्या है, ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है, जो कि क्या होते हैं, ज्वालामुखी से निकले लावों के ठंडे होने से इनका निर्माण होता है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों और अन्य बच्चों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी क्लास लाने की ऊर्जा में निरंतर वृद्धि होती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।